हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कैश फ्लो और ये हमारी करीब छठी वीडियो है कैश फ्लो के ऊपर। तो लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपकी जो एक्टिविटीज़ है, सबसे पहले एक्टिविटीज़ होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर पूरे कैश फ्लो की बात करें तो हमारे पास 3 एक्टिविटी होती है। एक ऑपरेटिंग, फिर इसके बाद आती है इन्वेस्टिंग, देन उसके बाद फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले जो बड़ी एक्टिविटी होती है वो सबसे बड़ी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें मोस्टली प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि कैसे करना होता है। अच्छा, और उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ये सारी आइटम्स है। पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जो कि एक्सपेंसेस होते हैं एक्चुअली P&L अकाउंट के। मैंने इस तरह से बताया था और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है पिछली वीडियो में। अगर आप चाहो तो आप वहाँ से एक बार रिवाइंड कर सकते हैं, वो देख लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ था क्या। अच्छा भाई, उसके बाद मैंने वो बताया था कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें सरप्लस देखना होता है। सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, प्रोफिट डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोफिट डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, इन सब का शॉर्टकट कि ये हमें कैसे कैसे निकालना होता है, क्वेश्चन में किस तरह से हमें गिवन होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कभी भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसे। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि भाई सबसे पहले नेट प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तो हमें सबसे पहले जो निकालना होगा हमें प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले हमें निकालना होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये सबसे मेन है पॉइंट, हमारा सबसे पहला पॉइंट। तो इसको हमें कैसे कैलकुलेशन करनी होती है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से दिया होगा। अगर आपको सिंपली दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है इसके केसेस, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली कई बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। तो ये होता क्या है बेसिकली, जब हम इसके फर्स्ट केस की बात करते हैं तो ये कुछ समथिंग बैलेंस शीट में गिवन होगा आपको। अच्छा, हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है, ये याद रखना। ये एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट आपकी। ओके, तो ये है 2015, ये है 2016। मान लेते हैं कि भाई बैलेंस शीट में गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब मैं ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स लेट से भाई पहले दे रखे थे 20,000 रुपये और इस बार दे रखे है 15,000 रुपये। मान लेते हैं इस तरह से कुछ गिवन होगा, तो हमें करना क्या होगा। और अगर बात रही एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो कुछ भी गिवन नहीं होगा, बस क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा और चुप, मीन्स क्वेश्चन साइलेंट होगा। देन हमें क्या करना होगा, तो ये याद रखना कि इसको हम कहते हैं पेड, इसको हम कहते हैं मेड। पेड का मतलब होता है कि आपने पे कर दिया। मेड का मतलब होता है आपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से इसे बनाया है। तो अगर जब हम बात करते हैं P&L अकाउंट की, तो अगर आप बनाओगे P&L अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और ये बनेगा 2016 का, इसका 2016 का। तो और यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो मुझे बताओ, अगर आपको प्रोविजन बनाना है तो आपको पता है प्रॉफिट में से बनता है, बट कौन सा प्रोविजन बनेगा, 20,000 या 15,000? वो बट ओबियसली आपको 15,000 का ही बनेगा। 2016 में आपने प्रॉफिट में से कितना बनाया, 15,000 का। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया मेड। मेड का मतलब बनाया। इस वजह से क्या होता है कि जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम,
देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट है और इसकी जो कैलकुलेशन होती है और वो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ करंट ईयर। हमेशा हम यहाँ पर करंट ईयर लेते हैं, हमेशा यही रीज़न है करंट ईयर लेने का कि हम इसे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। इसकी ट्रीटमेंट होगी नेट प्रॉफिट में ऐड करूँ, इस चीज़ को हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। ओके, अच्छा जी, अब पेड का क्या होता है भाई, पेड का हमें क्या करना होता है। तो देखिए पेड का हमें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसे हम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करूँ। ये पेड होते हैं पिछले साल के प्रॉफिट में से बनाया होता है, इसलिए हम इसको इस साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से आप इसको माइनस कर दोगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करो। अभी लास्ट में मतलब क्या होगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लेस करके लिखा होगा इनकम टैक्स पेड। थोड़ा जूम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। देखिए लिखा है इनकम टैक्स पेड लेस यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम इनकम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं। देखिए ये सारी आइटम गई, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इनकम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हमें टैक्स पेड माइनस करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर दो, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि था क्या। ठीक, अच्छा सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में क्या होता है, तो सेकंड केस में आपको सेम इसी तरह से कुछ बैलेंस शीट गिवन होगी और वही आपकी ईयर 2015, 2016, देन बैलेंस शीट। और अगर बात आती है कि भैया प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स में कुछ भी गिवन नहीं होगा, मान लेते हैं कुछ भी गिवन नहीं है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो हाँ भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा कि प्रोविज़न फॉर टैक्स या ओनली टैक्स मेड during the year ₹15,000। ये लिखा होगा कि भाई जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है वो है 15,000 रुपये। इसका हम क्या करें, आपको पता है कि अगर मेड है तो हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। अब जब मेड है इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम मानेंगे पेड और इसी को मानेंगे हम मेड। रीज़न क्या होता है पेड और मेड मानने का, कि देखिए अगर हमने मेड किया, मेड का मतलब होता है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताता प्रोविजन फॉर टैक्स होता है क्या है। जैसे कंपनी को टैक्स पे करना होता है, जैसे इनकम टैक्स होता है, वैसे ही कंपनीज को भी अपने टैक्सेस पे करने होते हैं, वो हर साल ही होते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड का मतलब 2016 में इन्होंने बनाया, तो क्या 2015 में नहीं किया होगा, 2015 में भी किया होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो अमाउंट इस साल है वही अमाउंट पिछले साल का भी होगा, इसीलिए हम इसको पेड मानते हैं, इसको मेड मानते हैं। ठीक है, और पेड के साथ क्या करना है, मेड के साथ क्या करना है वो मैंने आपको बताया ही है। मेड के साथ हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, पेड को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही करना है हमें और ज़्यादा और कुछ करना ही नहीं। अच्छा जी, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड देखो ज़रा, थर्ड केस क्या हो सकता है इसका। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है अभी वो देखो ज़रा।
अब इन दोनों का मिक्सअप आएगा आपको। एक तरह से है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो देखो क्या बनेगा, बैलेंस शीट, एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट। अच्छा जी, 2015 2016 यहाँ पे मैंने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स। और चलो ये अमाउंट ले लेते हैं, ऊपर वाला 15,000 और 20,000, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, 15 होना चाहिए, 15,000 है, ठीक है। अच्छा, और एडजस्टमेंट की बात की जाए तो भैया एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है प्रोविज़न, चलो मैं ऊपर वाला ही ले लेता हूँ, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹15,000, राइट। ऐसा कुछ दे रखा है कि 15 नहीं तो चलो 25 कर देते हैं, क्या हो गया 25,000। देन अब हम क्या करें, अब ऐसे में याद रखना कि जब भी आपको 3 फिगर गिवन है, 1 2 3, तो हमें इसके सॉल्यूशन के लिए भैया एक ही काम करना है, एक अकाउंट बना दो। अकाउंट किसका बनाना है, अकाउंट बनाना है भाई प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अकाउंट बना देना है। क्या बना देना है, अकाउंट बना देना है भाई, बना दो, डेबिट करो, क्रेडिट कर दो। और क्या करेंगे, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए लायबिलिटी का काम करता है, याद रखना ये हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये हमें पे करना होता है गवर्नमेंट को, तो हमारी लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी है तो भैया बैलेंस बीटी तो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड से आपका बैलेंस बीटी से स्टार्ट होता है। अच्छा एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भैया ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका करंट ईयर, ठीक है। ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका करंट ईयर। 2015 प्रीवियस ईयर है और करंट ईयर है 2016। अब एक चीज़ बताओ मुझे, इसमें से बैलेंस बीटी कौन सा होगा, 2015 या 2016? अब अगर एक बात मैं आपको बताऊं कि वैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ कि 2015-2016 के लिए स्टार्टिंग है, राइट। जैसे हम कहते हैं, आपने सुना भी होगा कई बार कि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाता है, तो वही है, इस पिछले साल का क्लोजिंग इस साल के लिए ओपनिंग हो जाता है, तो 2015 ही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा और ये 15,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। 2015 हमारा ओपनिंग बैलेंस और 2016 हमारा क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे एक रूल हमेशा याद रखो, करंट ईयर जो होता है, करंट ईयर हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा, और जो आपका प्रीवियस ईयर होता है ये हमेशा आपका ओपनिंग बैलेंस शो करता है, हमेशा याद रखना, ठीक। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने भाई बैलेंस शीट से उठाया और यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड बनाया। अब याद रखना एक बात, अगर मेड किया है आपने प्रोविजन और बना दिया, तो अगर आपने और प्रोविजन बना दिया इसका मतलब आपने अपनी लायबिलिटी को और इंक्रीज कर दिया। तो अगर आपने अपनी लायबिलिटी को और इंक्रीज किया है तो मैं यहाँ पर मेड लिख दूँ, याद रखना यहाँ पे आएगा मेड और यहाँ में मैंने कर दिया 15,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, देखो ये भी हमने पोस्ट कर दिया, एडजस्टमेंट भी हमने लिख दिया। अच्छा एडजस्टमेंट 25,000 की थी, सॉरी 25,000 कितना हो गया भाई 45,000। अब क्या करो, क्लोज कर दो इसे, 45,000। बैलेंसिंग फिगर से कुछ अमाउंट बचेगा, क्या बचा, 15 गया, तो कितने 5 से 5 गए, 15 से 15 गए, कितने बचे भैया 30,000 रुपये। ये क्या है, ये है आपका पेड, ठीक है जी, ये है आपका
पेड। ओके, अच्छा वैसे एक्चुअल में आपको अकाउंट में ये नहीं लिखना, मेड की जगह आपको लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, और पेड की जगह लिखना होता है आपको बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तो ब्रैकेट वाले आइटम है, लिखना तो आपको ये होता है। ठीक, तो यहाँ से जो आया, इसका हम कुछ करेंगे, मेड क्या करो भाई, नेट प्रॉफिट में जाके प्लस कर दो। ओके, अच्छा जी, और इसका क्या करें भाई, जल्दी से बताओ। पेड होता है भाई आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाके माइनस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट, बस इससे ज़्यादा और कोई पॉइंट आते नहीं। तो अगर हम देखें तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं ज़रा कि इसका क्वेश्चन कहीं मिल जाए हमें। तो भाई इसका क्वेश्चन कहाँ है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा देखने में। मिल गया, इलेक्शन नंबर 15 है, और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग द स्टेट ऑफ बैलेंस शीट। नहीं सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ, वो कोई दूसरा क्वेश्चन था। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर दे रखा है तो नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है। हाँ देखो एक दे रखा है ये, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एलिजिशन नंबर आपकी 16 है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स 2016 का इतना, 15 का इतना। तो आपको बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या है मेड, ये क्या है पेड। इसको हम क्या करेंगे लास्ट में माइनस, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में जाके। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा वो नीचे जाएं तो देखो ज़रा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्लस कर दिया। ठीक है जी, अच्छा मुझे अभी कुछ मिल नहीं रहा, जरा मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ अगर मिल जाए तो। आई थिंक अभी मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, खैर चलो कोई नहीं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स करके एक अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पर ये आपको पेज नंबर 5.35 में मिल जाएगा। खैर अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, अगर मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा, दिखाऊँगा कभी। खैर अभी के लिए ये यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ओके चलो ठीक है, आगे करते हैं हम। क्वेश्चन तो मुझे मिला नहीं, चलो आगे करते हैं। तो इस तरह से हमें करना होगा कि अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसी पॉइंट दे रखा हो तो आपको इस तरह से बिहेव करना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये ट्रीटमेंट है इसकी। ठीक है, ये बात थी हमारी किसकी, प्रोविजन फॉर टैक्स की। और अब हम करने वाले आगे हम करने वाले हैं भाई, आपका जो पॉइंट था अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि नेट प्रॉफिट के अंदर जो हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो उसमें सबसे पहले एक तो हमने ये निकाल दिया। दैन उसके बाद डिविडेंड का नाम था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि डिविडेंड है क्या। और अब डिविडेंड का हमें करना है क्या, वो शॉर्टकट तरीका देखो ज़रा, कि जब बात आती है डिविडेंड की, नाम आता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, ये प्रपोज डिविडेंड का हमें करना क्या होता है, ऑलवेज कैलकुलेट, बॉस ये ऑलवेज कैलकुलेट ऑन करंट ईयर अमाउंट, या करंट ईयर फिगर, या हमेशा करंट ईयर के फिगर पे ही आपको कैलकुलेट करना है। और प्रपोज डिविडेंड के बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपकी इक्विटी शेयर और
प्रेफरेंस शेयर दोनों पे ही कैलकुलेट होती है और करंट ईयर के अमाउंट पे ही गिवन होती है। ये हमेशा याद रखना। इक्विटी शेयर के लिए ये आपको परसेंटेज गिवन होगी, क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई 5% निकाल दो, 10% निकाल दो या कोई भी परसेंट। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको गिवन नहीं होगी क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का ऑलरेडी गिवन होता है, परसेंटेज उसके साथ होता है। ठीक है, तो आपको उस पर कैलकुलेट करके निकाल देना है। अब प्रपोज डिविडेंड के बारे में दो चीज़ें हो सकती है, या तो भैया क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अमाउंट लो नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो। बट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नॉट गिवन, देन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना होगा, हमें प्रपोज डिविडेंड निकालना होगा। और निकालेंगे कैसे, इक्विटी शेयर्स की परसेंटेज गिवन होगी तो हमें निकालना होगा करंट ईयर पे, और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमें नहीं बताया होगा तो हमें उसकी परसेंटेज से लेकर उसके करंट ईयर के अमाउंट पे परसेंटेज निकाल देंगे और पूरे साल भर का निकलेगा। 6 महीने या टाइम फैक्टर में कुछ नहीं लगता, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मेरे पास था। अगर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो वेट अ सेकंड, मैं सर्च करूँगी क्वेश्चन, अगर मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका जो प्रपोज डिविडेंड होता है, एक्चुअली इसको एक और नाम से हम बोलते हैं, इसका वो नाम होता है, वो होता है फाइनल डिविडेंड। क्या होता है, फाइनल डिविडेंड। इसको हम फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई एक क्वेश्चन मेरे को मिल गया इसका, तो खैर देखिए इलेक्शन में 15 है, और अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कैपिटल 183 लिखा है। ठीक है, हमें से लेने देना नहीं, हमें से लेने देना है करंट ईयर से। तो प्रपोज डिविडेंड कितना है, 1,80,000, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ नहीं बोला। देखो ये प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ नहीं बोला इन्होंने, लेकिन इक्विटी शेयर्स के बारे में दे रखा है कि प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे। और जबकि मैंने वो कहा था कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों पे होता है। तो इक्विटी शेयर का दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स का हम निकाल देंगे। क्या हो गया, 10% करंट ईयर का निकाल दो, 50,000, 50 और 180 कितने हो जाते हैं आपके, वो देख लो जरा। अब देखो जरा इधर आंसर में देखते जरा इन्होंने क्या किया हुआ है। आंसर में देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, आंसर में इन्होंने क्या हुआ है, आपको प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर है, और फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है आपका प्रपोज डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे दे रखा 50,000। तो अगर आप निकालोगे 10%, 5 लाख का तो 50,000 ही आता है। अगर देखा जाए तो मैंने पे देखो लिखा है प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर गिवन भी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ये गिवन है। खैर आप देख लेना इलस्ट्रेशन वेल, तो ये आपको गिवन होता है, अगर गिवन है तो निकाल दो, नहीं गिवन तो आप निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इक्विटी शेयर्स का हम नहीं निकाल पाएंगे, हम सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का निकाल पाते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में उन्होंने पहले से गिवन होगा प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात आती है भाई इसकी इंटरिम डिविडेंड की। इंटरिम डिविडेंड भैया अब ये याद रखना, जैसे हमेशा करंट ईयर पे कैलकुलेट होता है तो वैसे ये भी कैलकुलेट होगा प्रीवियस ईयर पे। ये प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट होता है ऑलवेज। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सबसे मेन पॉइंट क्या होता है भाई इसका, सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि भाई इंटरिम डिविडेंड, एक तो वो डिविडेंड होते हैं जो हम साल के बीच में पे कर देते हैं, बस ज़रूरी नहीं होता है साल के बीच में पे करें, मे भी ये आपने बीच में बना दिया, आप पे कर रहे हो एंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये हमेशा कैलकुलेशन आपको करनी है प्रीवियस ईयर पे हमेशा। और एक चीज़ और, इंटरिम डिविडेंड आपका ये भी 2 पे जाएगा, इक्विटी शेयर्स पे जाएगा और ये प्रेफरेंस शेयर्स पे भी जाता है। ये बात याद रखना हमेशा, ये इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों पे जाता है। एक बात और
इसकी एक मेन पॉइंट ये है कि अगर बाई चांस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लिखा हो कि भाई इंटरम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इतना, और उसके बाद सेकंड वाली लाइन में लिखा हो आपको डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, बस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसका मतलब क्या है, वो जो डिविडेंड है वो इंटरम डिविडेंड है या प्रपोज डिविडेंड है। तो याद रखना कि भाई पहला जो डिविडेंड होगा, पहली एडजस्टमेंट में जो डिविडेंड होगा वही हम मान लेते हैं कि भाई सेकंड वाला भी उसी डिविडेंड के बारे में बात कर रहा है। अगर पहली एडजस्टमेंट में लिखा है कि भाई इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे इतना है, और सेकंड एडजस्टमेंट में आपको गिवन है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब सेकंड वाले एडजस्टमेंट में भी वो पहले वाले की ही बात कर रहा है, वो इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहा है। अब देखो जरा मैं आपको अगर क्वेश्चन करके खोल के दिखाऊँ तो ये क्वेश्चन मेरे को मिल जाएगा इसमें। क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा भाई, यहाँ पर देख लेते जरा एक बार, दिखाई दे रहा है, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है हमें, ठीक है, हमें प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल गिवन है, और हमें सिक्योरिटी पे रिजर्व गिवन है, और हमें डिबेंचर्स भी गिवन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स देखो 15% दे रखा है इक्विटी शेयर्स पे, और फिर लिखा है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब एक बात बताओ आप, नीचे वाले में लिखा है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी कौन सी डिविडेंड की बात कर रहा है, बिल्कुल ये इंटरिम डिविडेंड की ही बात कर रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इंटरिम डिविडेंड निकालना हो तो वो किस पे निकलता है, बताओ 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 बताओ, इंटरिम डिविडेंड प्रीवियस ईयर पे निकलता है। तो भैया अब मुझे बताओ कि किस पे निकलेगा, बताओ जल्दी से किस पे निकलेगा। प्रीवियस ईयर है ये वाला, प्रीवियस ईयर है ये वाला। तो इक्विटी शेयर पे भाई कितना है, 7 लाख रुपये, कितना 7 लाख रुपये, इस पे निकाल दो 15%। फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी कितने, ये रहे 5 लाख, 5 लाख का निकाल दो, 5 लाख का कितना निकालोगे सर, ये देखिए 12% दे रखा है, 12% निकाल देना 5 लाख का, ठीक है जी। और 7 लाख का कितना निकालोगे, 15% गिवन है, ठीक है जी। तो वो दोनों निकाल के यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो। देखो ज़रा, इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स इतना है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स इतना है 60,000 रुपये। अब आप एक खुद बताओ, 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 1,05,000 आ जाएगा, आएगा, ठीक। वैसे ही अगर डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स की बात की जाए तो भाई 12% का 5 लाख निकालोगे तो भैया 60,000 आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने तो मैनेज किया हुआ है, ये एक्चुअली ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आप इसको मत देखो, मुझे सिर्फ कैलकुलेशन बतानी थी और कुछ नहीं था। हालांकि ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे भाई, नेट प्रॉफिट में जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताने वाला हूँ ये सारी आइटम्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे आती है। तो अगर आपको लास्ट वही रिक्वेस्ट मेरी आपसे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उन्हें भी बताएं कि भाई कैश फ्लो कैसे करना होता है। और अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। वेल, तो मुझे लगता है कि शायद आपको वीडियो अच्छी लगी, होप सो, मुझे नहीं पता वैसे, बट अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मुझे रिस्पांस मिले। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है 11th या 12th क्लास की अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, तो अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, तो आप कोई भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मुझे कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं। और अगर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है तो मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी मुझे बता सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है आपका ये 987116
7828। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो अगर आप चाहो तो भी मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आपके। खैर मुझे कॉल मत करना, बिकॉज मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता। ऑलरेडी मेरी क्लासेस होती है, मेरी कोचिंग क्लासेस चलती है, मैं कोचिंग देता हूँ बच्चों को। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।